आखिर क्या है टाइम? कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है टाइम? क्या सच में इतना पावरफुल होता है जो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? टाइम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको लगता है कि टाइम से सिर्फ हम अपना समय पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कहते हैं, ओ भाई टाइम कितना हुआ, मुझे घर में कुछ काम है, और आपके दोस्त के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम का इस्तेमाल अपने घर के काम में कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, बट सच तो ये है कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम घर को नहीं बल्कि दोस्तों के साथ घूमने में और समय को बर्बाद करने में कर रहे हो। वेदर इट इज योर फ्रेंड और खैर छोड़ो। आपको लगता है टाइम लगातार चलते यूनिवर्स को हमेशा बदलता रहता है, लेकिन टाइम लगातार नहीं चलता। अब आपके भीतर बहुत सारे प्रश्न पनप रहे होंगे, जिसका उत्तर धीरे धीरे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। टाइम के बारे में जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। 14 मार्च 1879 में आइंस्टाइन का जन्म हुआ और 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई। ये दोनों लोगों को लगभग सभी जानते होंगे। इन दोनों ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा चौंका देने वाला थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद इस थ्योरी ने लोगों के कई अनसुलझे पहलू को सुलझा दिया, और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की खोज थी, जिसने विज्ञान को नई सोच और दिशा दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत आखिर क्या है? मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वह ट्रेन मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आप बाहर की तरफ किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति आपको गतिशील यानी कि मोशन में दिखाई देता है। आप खुद को रेस्ट पोजीशन में मानते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको देखेगा तो उसे आप गतिशील लगेंगे और वो खुद रेस्ट पोजीशन में होगा। आप और वो व्यक्ति अपने अपने नजरिए में सही है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि मोशन यानी कि गति रिलेटिव होती है। किसी भी वस्तु की गति या विराम अवस्था का पता उसके रेफरेंस से पता चलता है, और इसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को एक इक्वेशन में दिया, जिसे आप E=mc² कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा को मास में और मास को एनर्जी में बदलना संभव है। आइंस्टाइन की इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके बमों का आविष्कार हुआ। आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में यह बताया कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं है, और उन्होंने सबको चौंका देने वाला बात बताया कि अगर प्रकाश की गति से तेज जाना संभव हो जाए तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। उनमें से एक मिस्ट्री आज आप इस वीडियो के जरिए जानने वाले हो। J.H. ब्रेनन नाम के एक राइटर ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल ए न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की स्टोरी का जिक्र किया है, और ये स्टोरी काफी रोमांचक है। 1935 में सर विक्टर गोडार्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उग गई थी और आसपास गाय चर रही थी। वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहाँ से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहाँ लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है।
नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया। उन्होंने वही सीन देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। ऐसे कई मिस्ट्रीज है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कई लोगों को ये सच लगता है तो कई लोगों को झूठ। फिलहाल मेरे हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, मगर ये कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर प्रकाश की गति से तेज जाना संभव हो जाए तब ये पॉसिबल हो सकता है। खैर मेरे हिसाब से ये ना हो तो ही बेटर है, वरना लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी करो, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना काफी खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने क्रिस मूवी में देखा, डॉक्टर आर्या फ्यूचर देखकर अपना फ्यूचर बदलना चाहते थे, बट हुआ वही जो प्रकृति चाहता था, डॉक्टर आर्या की मौत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पैरेलल यूनिवर्स, इस वर्ड को आप लोगों ने सुना होगा या आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, ये जो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे उतना ही ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसा ही पृथ्वी हो, हमारे जैसे ही सूरज हो और हमारे जैसे ही लोग हो। हमारे ही जैसे लोग होने का मतलब है अगर हमारे पृथ्वी पर कोई राम नाम का इंसान है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में भी वो इंसान होगा जिसका नाम राम होगा। यानी कि वो सभी लोग वहाँ होंगे जो इस वक्त हमारे पृथ्वी पर है, और उनमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस पृथ्वी पर कोई राम नाम का इंसान होगा तो वो वहाँ भी होगा। बस फ़र्क इतना हो सकता है कि अगर वो इंसान यहाँ पर इंजीनियर है तो शायद वहाँ पे कुछ और होगा। ऐसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं, और वहाँ उन अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में अनगिनत हमारे जैसे ही पृथ्वी हो सकती है। उन सभी पैरेलल यूनिवर्स में राम नाम का इंसान होगा, और उस इंसान में अपनी दुनिया के अनुसार कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में है वही सेम लोग उस दुनिया यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में भी होंगे। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए। आपने 10th क्लास के बाद इस दुनिया में डिसीजन लिया कि आप कॉमर्स लेंगे, तब आप शायद इस दुनिया में CA या फिर कुछ और बन जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैरेलल यूनिवर्स वाले पृथ्वी में भी कॉमर्स ही लोगे। आप शायद वहाँ साइंस लेने का डिसीजन लेंगे, तो उसी के अनुसार आपकी लाइफ भी चेंज होगी। ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों ही लगता होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को आप जितना गहराई से समझोगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स पर कई सारे थ्योरीज भरे पड़े हैं। ये सब थ्योरीज 1954 के बाद से ही पॉपुलर हुई, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट मिस्टर ह्यू एवर्ट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसे अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्स में है, और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों पृथ्वी में से एक है। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं, जो इस बात को काफ़ी हद तक सच साबित करती है। ये एक रियल स्टोरी है पैरेलल यूनिवर्स की, जो साल 1988 में स्ट्रैंड मैगजीन में पब्लिश हुई थी। ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1959 की है। 2 लोग कार लेकर हाईवे 167 से लाफायेट नाम की जगह पे जा रहे थे। वे लोग जिस हाईवे से जा रहे थे वो बिल्कुल शांत था, और उन्हें दूर दूर तक कोई दूसरी कार या फिर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, और आगे उन्हें एक और कार जाती हुई दिखी। उन लोगों ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई ताकि वो अपने आगे वाली कार के पास पहुंच सके। उस कार को देखकर ये दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उस कार का मॉडल उन्हें कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था, जो शायद उस समय नहीं बनती थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने ये देखा कि उस कार के लाइसेंस प्लेट पर साल 1940 प्रिंट किया हुआ था, और जिस समय ये घटना हुआ था वो साल 1970 का था। ये सब और अजीब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा। उस कार को एक यंग लड़की चला रही थी, और पीछे पैसेंजर सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था।
उस लड़की के कपड़े भी उस समय के नहीं लग रहे थे, वो काफी ओल्ड फैशन के थे। वो लड़की कंफ्यूज और डरी हुई लग रही थी। वो लगातार बस इधर उधर देख रही थी। ये सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे कुछ मदद की जरूरत है। तो उस लड़की ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपनी कार साइड में रोकने को कहा। उस लड़की के कार साइड में रुकने के बाद उन लोगों ने भी अपनी कार को थोड़ा आगे जाकर रोका। फिर जैसे ही वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो कार और वो दोनों लड़की और बच्चा वहाँ नहीं थे। ये सब देखकर उन्हें लगा शायद ये कोई धोखा हुआ है। पर यह चीज और अजीब हो गई जब पीछे से एक दूसरी कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर ये पूछा कि वो पुराने मॉडल की कार कहाँ गायब हो गई। फिर ये सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया कि उन लोगों ने जो देखा वो सच था। तो वो लड़की आखिर कौन थी? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी? जो उसकी दुनिया यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से हम लोगों की दुनिया का जो समय था वो आगे था। शायद वो लड़की इसलिए ही इतना कंफ्यूज और परेशान दिख रही थी क्योंकि वो किसी ऐसी दुनिया में आ गई थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। ये तो कोई नहीं बता सकता, पर ये घटनाएं जिनके साथ हुई है वे इसे सच मानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से दूर सौरमंडल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना जिंदगी। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौरमंडल चक्कर लगाता है और इसकी शुरुआत होती है सूर्य से। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। इतना ही नहीं, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी से इसकी औसतन दूरी की बात करें तो ये लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध यानी मरकरी की। बुध का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से यह एक किस्म का नर्क बन गया है। इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह की गर्म होने की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस जगह में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मरकरी यानी बुध जैसे इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब आते हैं हम अपने प्लैनेट पे, जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह में पानी ही पानी है। इसका एकमात्र सैटेलाइट है मून, जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं। साथ ही इस ग्रह का डेंसिटी सबसे अधिक है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना पृथ्वी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसके लाल होने की वजह है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड। इसके 2 सैटेलाइट है। पहले सैटेलाइट का नाम फोबोस और दूसरे सैटेलाइट का नाम डेमोस है। इसका एक पर्वत भी है जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और इसके बाहरी ग्रह को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौरमंडल की तरह है। सौरमंडल के सारे ग्रह मिला दे
तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक सैटेलाइट है जिसे हम गैनेमाइड कहते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्र लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। इस ग्रह का डेंसिटी सबसे कम है और इसका एक सैटेलाइट का नाम टाइटन है। यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह है, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट और यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट भी कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग साइंस वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। ग्रेविटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको स्कूल में बताया गया होगा कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आने लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिजिसिस्ट के लिए ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और मुश्किल पहेली है। आखिर ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है? क्या ग्रेविटी एक फोर्स है या चौंकाने वाली मिराज तो नहीं? क्या हम इंसानों में, धरती, सूरज और सितारों में वाकई भार है, या फिर ग्रेविटी एक भ्रम है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। आइए पता लगाते हैं ब्रह्मांड के इस रहस्य के बारे में। सूरज का ग्रेविटेशनल खिंचाव पृथ्वी को अंतरिक्ष में उड़ने से बचाए रखता है। देखने में तो सारी बातें सही लगती है, मगर साइंटिस्ट अब ब्रह्मांड में और अंदर झांकने लगे हैं और उन्हें पता लग रहा है कि ग्रेविटी शायद वो नहीं है जो नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने में असली लगने वाली यह चीज असली है ही नहीं। हम बचपन में कई खेल खेलते थे, जैसे कि आम के पेड़ पर पत्थर मारना या फिर ऊंचे जगह से छलांग मारना। ग्रेविटी हमेशा काम करती थी। मैं जो भी चीज ऊपर फेंकता था तो हमेशा उसके नीचे गिरने का वेट करता था। फिजिसिस्ट तो ग्रेविटी से अलग ही उम्मीद रखते हैं। वह मानते हैं कि वो एक फंडामेंटल फोर्स है, मगर एक्सपेरिमेंटलिस्ट नरगिस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती है कि अगर ग्रेविटी सचमुच एक फंडामेंटल फोर्स है तो ब्रह्मांड में हम चाहे जहां भी देखें वहां मास वाली हर चीज को एक ही तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि मास वाली हर चीज हर उस चीज को अपनी ओर खींचती है जिसमें मास होता है। उनका मास जितना ज्यादा होगा वो एक दूसरे के उतने ही करीब होगा और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। करीब 200 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम उस फैब्रिक में आपस में जुड़े होते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। आइंस्टाइन मानते थे कि स्पेस टाइम मुड़ सकता है और उसमें होने वाली डिस्टॉर्शन ही ग्रेविटी है। मास वाली जो चीजें एक दूसरे की ओर खींचती है वो असल में स्पेस टाइम के उसी आर्क में चलती है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक मास ही स्पेस टाइम से कहता है कि उसे किस तरह से मुड़ना है और फिर स्पेस टाइम का आर्क भी मास से कहता है कि उसे किस तरह बढ़ना है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि जब मास वाली चीजें आगे बढ़ती है तब वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में छोटी छोटी ग्रेविटेशनल रेपल बनाती है। फिर वो ग्रेविटेशनल तरंगे हमारे ब्रह्मांड को भर देती है। ब्रह्मांड की उन ग्रेविटेशनल घटनाओं जैसे कि तारामंडलों का टकराना या बड़े तारों में होने वाली विस्फोट, इन सब से तो विशाल ग्रेविटेशनल तरंगे पृथ्वी की ओर आती है। मार्च 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स के एक नए समूह ने दावा किया कि उन्होंने बिग बैंग से पैदा हुई ग्रेविटेशनल तरंगे ढूंढ ली है।
मगर कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि LIGO इस बात का सबूत हो सकता है कि ग्रेविटी फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जब सेब पृथ्वी पर गिरा तो शायद उसे किसी और चीज ने नीचे खींचा था। फिजिसिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज, एनर्जी की पल्स भी, जिसे हम फोर्स कहते हैं, पार्टिकल से ही बनी है। ग्रेविटी भी ऐसी है। मजबूत फोर्स से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है। ग्रेविटी भी एक पार्टिकल के सहारे ही चलती है। पर आज तक किसी ने भी इस ग्रेविटेशन को नहीं देखा है। सच तो ये है कि जब फिजिसिस्ट ये हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि थियोरेटिकल ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, तब अक्सर वो मैथ की एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दोस्तों, आपने कभी न कभी टूटता तारा जरूर देखा होगा और आप टूटते तारे को देखकर अपनी इच्छाएं मांगते हैं। मगर क्या तारा का टूटना शुभ होता है या फिर यह एक दुर्लभ घटना है? तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने आसमान में कभी न कभी टूटता हुआ तारा जरूर देखा। टूटते हुए तारे को देखकर मन की मुराद मांगते हैं। हमारे यहाँ मान्यता चली आ रही है कि टूटता तारा देखने पर जो मनोकामना की जाती है वो आसानी से पूरी हो जाती है। ये अंधविश्वास आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। टूटता तारा देखना वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। इसी कारण से जो लोग इसे देखते हैं वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन क्या सच में टूटता तारा देखने से कोई शुभ काम होता है या किसी प्रकार की इच्छा पूरी होती है? भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित केंद्र कुमार शर्मा बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात के समय तारों को देखकर दिशाओं का निर्धारण किया करते थे और इसी से कई प्रकार की भविष्यवाणियां की जाती थी। प्राचीन लोगों के अनुसार टूटता हुआ तारा देखने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। टूटते हुए तारे को देखना सदैव अच्छा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग टूटे हुए तारों से अपनी इच्छाएं मांगने को अशुभ भी मानते हैं। प्राचीन काल में अलग अलग संस्कृति के लोग तारों को दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्राचीन समय में लोग तारों को देखकर फसल की भविष्यवाणी भी किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि टूटता हुआ तारा देवताओं, शुद्धिकरण और ब्रह्मांड से जुड़े हुए राज को बताता है। प्राचीन समय में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि टूटता हुआ तारा नई आत्माएं हैं जो जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आसमान से आ रही है, जबकि कुछ अन्य लोग ये भी मानते थे कि ये मृत आत्माएं हैं जो हमें याद दिलाती है कि वे अभी भी यहाँ पर है। टूटता हुआ तारा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में ये तारा नहीं होता। टूटता हुआ तारा जो होता है वो आकाश में एक चट्टान का छोटा सा टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष में आकर पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। जब ये चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो फ्रिक्शन के कारण जलने लगती है। इस कारण एक जबरदस्त चमक पैदा होती है। असल में टूटते तारे वही होते हैं जिन्हें खगोल शास्त्र उल्का कहते हैं। अधिकांश उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाते हैं और जमीन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कभी कभी कुछ उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि वे पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के दौरान पूरा नहीं जल पाते और पृथ्वी के सतह पर पहुँच जाते हैं। तब इसे उल्कापिंड कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।